तो डब्ल्यूडब्ल्यू के कई सारे ऐसे टॉप सुपरस्टार्स चल रहे हैं इस टाइम पे जिनकी बुकिंग अभी ही ठीक करनी चाहिए। बिकॉज इतना नहीं सहा जा रहा फैन से कि कब तक इनकी बुकिंग इतनी खराब रहेगी कि मेन रोस्टर पे इतने बढ़िया सुपरस्टार्स को भी देने के लिए कुछ नहीं बचा। और हम बात करेंगे 5 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की, डेफिनेटली और हो सकते हैं, सबकी लिस्ट अलग हो सकती है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि कौन से सुपरस्टार्स पूरे रोस्टर में है, मेल फीमेल, आपके हिसाब से जिनकी बुकिंग अभी बेटर होनी चाहिए। बिकॉज या तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है या किसी भी और रीजन से। तो एंड तक जरूर देखते रहें। और एक सुपरस्टार मैं आपको फटाफट से बता देता हूं जो डिटेल में हम यहां तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पूरी 20 मिनट की डिस्कशन उसके ऊपर आ चुकी है असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। और मैं बात कर रहा हूं द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स की, जो अभी रिसेंटली वापस आए स्मैकडाउन पे और आते उनकी इंजरी हो गई। और अब बात करी जा रही है कि ऑलमोस्ट 1 साल तक दोबारा एजे स्टाइल्स गायब होंगे। अगर ये इंजरी रियल है और उनके खुद के हिसाब से उनकी ये इंजरी रियल ही है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स के साथ क्या होने वाला है, उनकी बुकिंग का क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में उनका करियर अब ऑलमोस्ट हम खत्म मान सकते हैं, उसके ऊपर पॉडकास्ट बहुत ही कमाल का है। 20 मिनट आप एंजॉय करेंगे। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस लिस्ट को। और सबसे पहले यहां पे नाम आता है फिन बैलर का। जितनी ज्यादा बार मैं बोलूं उतना कम पड़ता है भाई। बिकॉज जजमेंट डे में आने के बाद, स्पेशली डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के बाहर होने के बाद, फिन बैलर का नंबर आएगा नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और अभी भी वो पीछे भाग रहे हैं एडम पियर्स के कि डेमियन प्रीस्ट को मुझे एक और मैच दे दो, उससे मेरे को अभी भी अपना बदला पूरा करना है। भाई फिन बैलर की आग तो पता नहीं कब खोलेगी कब खुलेगी, लेकिन ट्रिपल एच का कब खून खोलेगा वो भाई मुझे जानना है इस फिन बैलर की बुकिंग को लेके। अभी भी उनको टैग टीम टूर्नामेंट में डाला जा रहा है और जेडी मैकडोना के साथ वो घूम रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिन बैलर डिजर्व करता है बंदा एक सिंगल्स रन, और जजमेंट डे से जितनी जल्दी वो बाहर हो जाए उतना ही बढ़िया है। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट को मैं यूज करना चाहूंगा टू ब्रेक अप जेडी मैकडोना और फिन बैलर। उनसे टाइटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिन बैलर उसके बाद सीरियस लुक में वापस आने चाहिए। और आई डोंट केयर वो डीमन ला भी रहे हैं या फिर नहीं इस पॉइंट पे, लेकिन पहले फिन बैलर खुद तो वापस आए। उसको पता तो अब मुझे कुछ करना है, मुझे कोई चैंपियनशिप जीतनी है। और ये वो बंदा है जो यूनिवर्सल चैंपियन बना, और उसके बाद जब से उसने टाइटल रिलिंक्विश करा, कहीं ना कहीं उसी रात को मंडे नाइट ड्रॉ पे उसने अपनी बुकिंग और करियर भी शायद कहीं ना कहीं रिलिंक्विश कर दिया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को मेक श्योर करना पड़ेगा कि फिन बैलर की बुकिंग जल्दी से जल्दी ठीक हो। नंबर 4 पे मैं बात करूंगा, और इसको मैं लिस्ट में पहले डालने वाला नहीं था, काफी मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने याद किया कि भाई ये नाम कुछ और ही होना चाहिए था, और अब ये क्या हो चुका है, और ये है ऑस्टिन थ्योरी। भाई ग्रेसन वॉलर के साथ जो उनका ब्रेकअप होने वाला है, वो नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाली थी ऑस्टिन थ्योरी के लिए, कि भाई इसके बाद इस बंदे को सिंगल्स रन पे लेके जाएंगे। और उससे पहले विंस मैकमैन तो ऑस्टिन थ्योरी के लिए अलग से ही कुछ सोच रहे थे, बिकॉज ये बंदा जॉन सीना से लड़ रहा है, रेसलमेनिया में सीना को हरा भी रहा है वहां पे। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का ये क्या हो गया? क्या ट्रिपल एच की वो बात बिल्कुल ठीक है कि विंस मैकमैन का जो प्रोडक्ट था उसको वो उस तरीके से नहीं देखते? आई डोंट केयर, लेकिन आने वाले टाइम पे ट्रिपल एच को स्टार्स की जरूरत पड़ेगी। अब पूरे समय अगले 10 साल तक तो डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस नहीं चला सकते। तो अगर अभी से धीरे धीरे कोशिश नहीं करी जाएगी इन स्टार्स को बिल्ड करने की, और ऑस्टिन थ्योरी जैसे टैलेंटेड लोग पीछे गूफ की तरह, क्लाउन की तरह बस स्मैकडाउन में घूमते रहेंगे, और ग्रेसन वॉलर के साथ उनका ब्रेकअप भी नहीं हो रहा है इतने महीने से, तो आखिर में फायदा क्या है? मुझे लगता है कि उस ब्रेकअप का जल्दी से जल्दी यूज करना चाहिए। थोड़ी सी फ्यूड होनी चाहिए ग्रेसन और ऑस्टिन के बीच में, और वहां से ऑस्टिन थ्योरी को वापस सिंगल्स रन में डालना चाहिए, मिड कार्ड से शुरू करके इवेंचुअली फॉर द वर्ल्ड टाइटल। नेक्स्ट नाम की बात करते हैं नंबर 3 पे। तो ये कोई एक नाम नहीं है, ये 6 नाम है आई थिंक इकट्ठे अगर हम कर दें, और ये है वायत 6। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो भाई जब से ये आए हैं चल क्या रहा है? बिकॉज जब डेब्यू हुआ तो कूल था, डेब्यू मैच भी मंडे नाइट ड्रॉ पे बहुत मस्त हमें देखने को मिला। जो स्टोरी लाइन चल रही थी अमेरिकन मेड के साथ वो भी डिसेंट थी, चलो वहां तक भी हमने मान लिया। लेकिन फिर क्या हो रहा है इनके साथ? कैरेक्टर्स के धीरे धीरे प्रोमोज सुनने को मिले थे, ना रोवन ने कुछ बोला ना लूमिस ने कुछ बोला। तो आखिर करना क्या चाहती है वायत 6? ये बंदे जो टेरर फैलाने पे आए थे मंडे नाइट ड्रॉ पे, मंडे नाइट ड्रॉ 3 से 2 घंटे की क्या गई, ये वायत 6 को भूल चुके हैं ट्रिपल एच, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोबारा टीजर्स दिखा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि वायत 6 का जो स्टेबल है वो फ्लरिश करे, वो इतना ज्यादा अच्छा हो कि मजा आ जाए। भाई वीकली उनकी ऐसी स्टोरी लाइन चलनी चाहिए, क्योंकि वही एक इकलौती ऐसी चीज है पूरे रोस्टर पे जो अलग एलिमेंट लेके आती है, जो हमें बता सकती है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ यूनिक कर रही है। लेकिन रॉ 2 घंटे के होने के बाद तो ऐसा लगता है वायत 6 का और भी कम चांस है फीचर होने का, बिकॉज इतना टाइम लगता है उनकी एंट्रेंस में, और वो बाकी सारी प्रोडक्शन के रीजंस जो ट्रिपल एच देंगे आके कि क्यों हम वायत 6 को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन क्या है प्रोडक्शन के रीजन के पीछे एक्चुअली में ये रीजन
रीजन भी जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल एच ज्यादा बैक भी नहीं कर रहे हैं वायत 6 को, और इनिशियली इस आइडिया को सबने इसलिए बैक करा बिकॉज एक ट्रिब्यूट होने वाला था ब्रे वायत के लिए। ये एक ट्रिब्यूट था ब्रे वायत के लिए और है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट दी एंड ये WWE की एक स्टोरी लाइन है और अगर वो अच्छी नहीं चलेगी और एक ग्रुप को अच्छा नहीं बनाया जाएगा तो लोग उतनी ज्यादा उसका मजाक भी उड़ाएंगे। उस पॉइंट पे लोग ये नहीं बोलेंगे ब्रे वायत का ट्रिब्यूट है, लोग बोलेंगे ब्रे वायत को ट्रिब्यूट भी WWE सही से नहीं दे पाई। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इस फैक्शन को पुश करा जाए, इनको अच्छी स्टोरी लाइंस में डाला जाए। और कमेंट्स में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि किस तरीके से 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ में आप लोग वायत 6 को फीचर होते हुए देखना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक भी हमें जानने को नहीं मिली हैं और वो डेफिनेटली हम चेंज होते हुए देखना चाहेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं और ये भी एक शायद सरप्राइज हो सकता है आप लोगों के लिए इस लिस्ट के ऊपर, लेकिन ये नाम यहाँ पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जबकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइंस के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन तब भी इनकी बुकिंग कैसी हो रही है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और मैं बात कर रहा हूं हमारे ट्राइबल चीफ की, सोलो सिकोआ की। जी हाँ, सोलो सिकोआ रोमन रेंस, रॉक, जेकब फाटू और कोडी रोड्स के तले ही दबे रह जाएंगे। ऐसा लगता नहीं है मुझे कि WWE कुछ सीरियसली भी ले रही है सोलो सिकोआ को। वो सिर्फ एक पपेट है इस पूरी स्टोरी लाइन में जिसका यूज करना जरूरी है जब तक रोमन रेंस वर्सेस रॉक नहीं हो जाता और रॉक वर्सेस कोडी नहीं हो जाता। और जो सोलो को रोल दिया जा रहा है उनको वो ही निभाना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी चीज के बाद क्या, बिकॉज सोलो सिकोआ को हमेशा रूमर करा जा रहा था, बुलाया जा रहा था एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट गाय जो हमें देखने को मिलेगा इस रोस्टर के ऊपर, जो सिंगल्स रन में तबाही मचाएगा, जो गोल्ड की तरफ जाएगा। और जितनी बार भी वो गोल्ड की तरफ गए हैं उनसे कुछ नहीं हो पाया, वो पिन फॉल जो है लेके वापस आ जाते हैं। और अगर ट्राइबल चीफ वाला गिमिक और भी स्ट्रॉन्ग करना है, अभी भी करंट स्टोरी लाइन में भले ही रोमन रेंस अपनी ब्लड लाइन को रिफॉर्म कर रहे हैं, सामने वाली ब्लड लाइन इतनी बेकार दिख रही है कि जिमी और जे जब रोमन के सामने आके खड़े हो जाएंगे और उनके साथ हो जाएंगे तो भाई ये सामने वाली ब्लड लाइन का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। और इस वजह से WWE को ये अर्जेंटली फिक्स करना पड़ेगा कि वो सोलो सिकोआ को डोमिनेटिंग कैसे दिखाएं। आई डोंट केयर वो उनको जॉबर से लड़वाएं क्या करें, लेकिन सोलो सिकोआ की जो डोमिनेशन है वो दिखनी जरूरी है ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और नंबर 1 पे जो नाम आता है डेफिनेटली आप लोगों ने थंबनेल से भी ये पहचान लिया होगा और मुझे पता है कि 100% लोग अग्री करेंगे कि ये नाम तो इस लिस्ट में होना ही चाहिए, और ये है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। जब से ये बंदा वापस आया है सिर्फ मदद ही कर रहा है दूसरों की और हारता जा रहा है और जब जीत भी रहा है तो कोई ऐसी बड़ी सिंगल्स विक्ट्री नहीं मिल रही रैंडी ऑर्टन को जो हम देख के उनके लिए खुश हों। ये 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, अब समझ नहीं आ रही कि इसके साथ बुकिंग क्या करी जाएगी, बिकॉज केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड के बीच में ये सैंडविच बनने वाला था और अब ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस रैंडी के भी अगेंस्ट टर्न कर चुके हैं। तो रैंडी ऑर्टन का क्या, बिकॉज रैंडी ऑर्टन जबकि WWE चैंपियनशिप चलो भाई नहीं दे रहे उनको, ठीक है समझ आता है, लेकिन कोई स्टोरी तो ऐसी दो जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट हो जाएं। कब तक रैंडी ऑर्टन सिर्फ केविन ओवेंस का दोस्त और कोडी रोड्स का एक बैकअप की तरह करके जो है वो स्मैकडाउन पे फीचर होता रहेगा। ये वो बंदा है जो अपने आप में काफी है, जो पूरी भीड़ को पीट सकता है। तो रैंडी ऑर्टन का खुद का कोई विजन क्यों नहीं है मेन रोस्टर पे कि उनको भी चैंपियन बनना है, हर हफ्ते आके सिर्फ दोस्ती निभाना, वो ये वाइपर रैंडी ऑर्टन नहीं है। और बार बार इस चीज को मैं बोलूंगा कि WWE को ये मेक श्योर करना चाहिए कि रैंडी ऑर्टन का स्टॉक जल्दी से वो हाई करें, जल्दी से वो लिफ्ट करें, बिकॉज अगर वो अभी ये नहीं करते हैं तो जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और ऑब्वियसली हम जानते हैं वहां पे ऑर्टन वर्सेस सीना एक पॉइंट पे होगा, तो ऑर्टन के स्टॉक का क्या, इतना लो स्टॉक सीधा सीना के सामने लाके खड़ा कर देंगे तो वो एक ठीक है, एक नॉस्टैल्जिया फ्यूड दी जा सकती है, लेकिन अगर उसमें चैंपियनशिप इन्वॉल्व करनी है, कुछ बड़ी स्टोरी बनानी है, तो रैंडी ऑर्टन का ऑलरेडी डोमिनेंस दिखना चाहिए मेन रोस्टर के ऊपर। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि WWE को सोचना चाहिए कि जिस तरीके का लेजेंड बंदा है इसको हम सही से बुक करें, और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी अर्जेंट है भी मैं बोलूंगा कि रैंडी ऑर्टन की बुकिंग को ठीक करा जाए। अगर आप लोग इस पूरी 5 बंदों की लिस्ट से अग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको लगता है कोई नाम मैंने मिस कर दिया या फिर इसके अंदर ऐड हो सकता है तो वो भी मैं जानना चाहूंगा। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।